विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और उसमें हम पिछले व्याख्यान में जो चर्चा कर रहे थे वो हमने सामाजिक प्रतिमान और मूल्यों की थी। और हमने सामाजिक प्रतिमान, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, उसकी अर्थ परिभाषा भी देखी थी और उसके उद्देश्य भी हमने देखे थे। और आज हम सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण की बात करेंगे। एक बार फिर से हम संक्षिप्त में बात करें कि सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं। तो सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है। यह किसी कार्य को करने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे समाज को स्वीकृत होता है। तो जो हमारे समाज को स्वीकृत तरीके हैं कार्य करने के, उसको हम बोल रहे हैं सामाजिक प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमान से हमारा तात्पर्य किसी विशेष समूह में व्यवहार के मानदंड से है। और एक व्यक्ति पहले से ही यह अनुमान लगा लेता है कि दूसरे उसके व्यवहार का क्या मूल्यांकन करेंगे और यह दूसरे व्यक्तियों को इस व्यवहार की स्वीकृति तथा अस्वीकृति के आधार प्रदान करता है। तो ये सब बात हमने की थी सामाजिक प्रतिमान के बारे में। यह हमने कहा था कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताएं देखी थी और आज हम सामाजिक प्रतिमान का वर्गीकरण की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स की बात करेंगे। तो सामाजिक मानदंडों या प्रतिमान के अनेक आधार हो सकते हैं। कुछ सामाजिक मानदंड सामान्य व्यवहार के लिए निश्चित होते हैं, जबकि कुछ विशिष्ट अवसरों के लिए, जैसे धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार के लिए निश्चित होते हैं। इसी प्रकार कुछ सामाजिक मानदंड सकारात्मक होते हैं, जबकि कुछ निषेधात्मक होते हैं। तो अगर हम इस आधार पर सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण करें तो वो औपचारिक और अनौपचारिक दो आधार पर हम कर सकते हैं। औपचारिक प्रतिमान वे होते हैं जो वैधानिक होते हैं, जैसे कानून आदि, और अनौपचारिक प्रतिमान में उन प्रतिमानों को रखा जाता है जो वैधानिक नहीं होते, जैसे जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं आदि। रॉबर्ट बियरस्टेड सामाजिक प्रतिमानों को 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं: जनरीतियाँ यानी फोकवेज, रूढ़ियाँ यानी मोर्स, और कानून लॉ। जबकि किंग्सले डेविस सामाजिक प्रतिमानों के वर्गीकरण को कई प्रकार से करते हैं। वे जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, संस्थाएं, प्रथाएं, नैतिकता, धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन और धुन के आधार पर सामाजिक प्रतिमानों को विभाजित करते हैं। आइए अब हम विस्तार से देखते हैं कि जनरीतियाँ क्या होती हैं। व्हाट आर फोक वेज? जनरीतियाँ हम किसको कहते हैं? तो जनरीतियाँ एक ऐसा सामाजिक प्रतिमान है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इनके द्वारा व्यक्तियों पर डालने वाला प्रभाव द्वितीयक न होके प्राथमिक होता है। जनरीतियाँ प्रत्यक्ष रूप से बनाई जाती हैं जिसमें व्यक्ति रहता है, अतः उनके प्रति आदर की भावना होना स्वाभाविक है। जनरीतियों की अवहेलना करने का अर्थ समाज की अवहेलना करना होता है और कोई भी व्यक्ति समाज की अवहेलना करके समाज में नहीं रह सकता। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री समनर ने जनरीतियों को महत्व दिया और वे अपनी पुस्तक फोकवेज में जनरीतियों को सामाजिक संबंधों का आधार मानते हैं। तो समनर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1904 में लिखी अपनी कृति में जनरीति शब्द का प्रथम प्रयोग किया। और शाब्दिक दृष्टिकोण से जनरीति का आशय अंग्रेजी में फोकवेज से समझा जा सकता है। फोक यानी जन या लोक और वेज मतलब रीतियाँ। तो इस प्रकार से जनरीतियाँ या लोक रीतियाँ कहा जाता है इन्हें। और जनरीतियाँ नित्य प्रति के जीवन में आचरण के वे प्रतिमान हैं जो एक समूह के सामान्यतः अज्ञात होते हुए भी बिना किसी पूर्व योजना या निश्चित विचारों के उत्पन्न होते हैं। या हम मैकाइवर और पेज के अनुसार कह सकते हैं कि जनरीतियाँ समाज में आचरण करने की स्वीकृत या मान्यता प्राप्त पद्धतियाँ हैं। या हम कह सकते हैं कि जनरीतियाँ कार्य करने के वे अभ्यस्त तरीके हैं जो एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों तथा अपनी स्थानीय विशेषताओं से अभियोजना करने के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जनरीतियाँ कार्य करने की वे विधियाँ हैं जो एक समाज या समूह के समान रूप से
पाई जाती हैं तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। या हम कह सकते हैं कि जन रीतियाँ जनता की रीतियाँ हैं अथवा सामाजिक आदतें हैं जो समूह द्वारा अपेक्षित हैं तथा दैनिक जीवन में व्यवहार के फलस्वरूप विकसित हुई हैं। तो सभी समाज में ये सार्वभौमिक रूप से पाई जाती हैं और कोई भी समाज इनके बिना व्यवस्थित नहीं रह सकता। प्रत्येक समाज में जन रीतियाँ कुछ सामाजिक मानदंड निर्धारित करती हैं जो कि समाज के सदस्यों के लिए व्यवहार प्रतिमान निश्चित करती हैं। उदाहरण के लिए अभिवादन करना, सहायता करने के लिए थैंक्स देना, गलती को सुधारते हुए सॉरी शब्द का प्रयोग करना आदि जन रीतियों के उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जन रीतियों का निर्माण समाज में व्यवहार नियंत्रण करने का अनौपचारिक साधन होता है। जन रीतियों का सामाजिक महत्व अगर हम देखते हैं तो ये ऐच्छिक होते हुए भी अनिवार्य ही हैं। कोई भी समाज इनके बिना व्यवस्थित नहीं रह सकता। जन रीतियाँ मानव समाज के प्रत्येक व्यवहार को प्रभावित करती हैं तथा सामाजिक ढांचे को स्थायित्व प्रदान करती हैं। इसी आधार पर समनर ने कहा कि जन रीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनको मनुष्य अचेतन अवस्था में काम में लेता है। जन रीतियों की उत्पत्ति स्वतः ही होती है। किसी विशेष ढंग से बार बार आचरण करने से जन रीतियों की उत्पत्ति स्वयं ही हो जाती है। कुछ जन रीतियाँ अधिक आवश्यक व महत्वपूर्ण होती हैं तथा कुछ कम आवश्यक और कम महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे नमस्कार करना, जूते पहनना, पुस्तक को पैर न लगाना आदि आवश्यक व महत्वपूर्ण जन रीतियाँ हैं, क्योंकि इनके पालन से व्यक्तिगत रुचि तथा शिष्टता का भी प्रभाव पड़ता है। जबकि कुछ अन्य जन रीतियाँ जैसे सड़क के किनारे चलना चाहिए, केले के छिलके सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए आदि आवश्यक व महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका एक सामाजिक प्रतीकात्मक महत्व होता है। एक समाज में तो जन रीतियाँ आवश्यक व महत्वपूर्ण होती ही हैं, वे ही कभी कभी दूसरे समाज में भी आवश्यक व महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो विभिन्न समूहों की जन रीतियाँ एक दूसरे से भिन्न होने के कारण व्यक्ति अपने समूह में अपनी जन रीतियों का पालन के प्रति जागरूक रहता है, क्योंकि उस समूह के सभी सदस्य उससे ऐसा करने की आशा रखते हैं। तो जन रीतियों की प्रकृति स्थायी इसलिए भी होती है क्योंकि ये सामान्यतया बिना किसी परिवर्तन के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। तो अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे लोकाचार या रूढ़ियों की, जिसे हम इंग्लिश में मोर कह रहे हैं। लोकाचार या रूढ़ियाँ या इंग्लिश में मोर। लोकाचार अथवा रूढ़ियाँ जन रीतियों की भांति ही अनौपचारिक सामाजिक मानदंड हैं, अर्थात रूढ़ियों के पीछे भी समाज की स्वीकृति होती है। ये औपचारिक लिखित जन रीतियों से रूढ़ियों का औपचारिक लिखित जन रीतियों से रूढ़ियों का निर्माण होता है। अंग्रेजी के मोर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मॉस से मानी जाती है, जिसका आशय समूह के अपेक्षित व्यवहार होता है। समाजशास्त्र में रूढ़ियाँ या लोकाचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम समनर ने किया और लोकाचार सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक माने जाते हैं और इसलिए इनकी नियंत्रण शक्ति लोक रीतियों की अपेक्षा अधिक होती है। जब कोई जन रीति बहुत अधिक व्यवहार में आने पर समूह के लिए आवश्यक समझ ली जाती है, तब वह रूढ़ि का रूप ले लेती है। तो समनर के अनुसार जब जन रीतियों में जीवन को उचित रूप से व्यतीत करने का दर्शन और उसमें समूह के कल्याण की भावना जुड़ जाती है, तब जन रीतियाँ ही रूढ़ियों का रूप ले लेती हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार जब जन रीतियाँ अपने साथ समूह के कल्याण की भावना एवं अनुचित का विचार जोड़ लेती हैं तो वे लोकाचार में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी तरह रूढ़ियाँ या लोकाचार समूह की वे आकांक्षाएं हैं जो समूह कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। कार्य करने के ये सामान्य तरीके जो जन रीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चित और उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन पर गंभीर और निर्धारित दंड दिया जाता है, रूढ़ियाँ कहलाती हैं। लोकाचार कुछ व्यवहारों के लिए व्यक्तियों को बाध्य करते हैं और कुछ व्यवहारों पर निषेध लगाते हैं। हमारे समाज में अपने ही वर्ग के अंदर विवाह न करना और अपने गोत्र के बाहर विवाह करना लोकाचार के उदाहरण हैं। लोकाचार वास्तव में समूह की विशेषताओं और एक समूह के सदस्यों के व्यवहारों की मर्यादाओं को अभिव्यक्त करता है और जो व्यक्ति लोकाचारों का पालन करते हैं उनकी समाज में प्रशंसा की जाती है और लोकाचारों की अवहेलना करने पर आरोप लगाकर उन्हें विभिन्न सामाजिक अधिकारों से
वंचित कर दिया जाता है। लोकाचारों के पीछे यद्यपि कानून की सहमति नहीं होती, फिर भी इनका प्रभाव कानून से अधिक होता है। जैसे एक गरीब आदमी, इसके पीछे कुछ धार्मिक कर्तव्य भी होते हैं, नैतिकता भी इसके अंदर पाई जाती है। तो जैसे गरीब आदमी की सहायता करना, अपंगों की रक्षा करना आदि कुछ लोकाचार के उदाहरण हैं। और लोकाचारों के आविष्कार के लिए बहुत बुद्धिमत्ता अथवा दूरदर्शिता की आवश्यकता नहीं होती। आरंभ में संयोग से व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है और धीरे धीरे वह व्यवहार उपयोगी मालूम होने लगता है, और अंत में जब बहुत से व्यक्ति वैसा व्यवहार करने लगते हैं तो इन व्यवहारों को समूह के कल्याण के लिए आवश्यक समझ लिया जाता है। तो लोकाचार जीवन की समस्याओं के लिए प्रश्न न रखकर उत्तर प्रस्तुत करता है। तो इसलिए हम लोकाचार को एक बलशाली मानते हैं, और ये किसी भी व्यवहार को उचित अथवा अनुचित घोषित कर सकता है। इसके आगे जो परंपरा, प्रथा, धर्म और संस्थाएं, परिपाटी, फैशन, धुन, इन सब की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।